हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए थे और आज हमारा लेसन 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन क्या है। आज के क्वेश्चन में हमें दिया गया है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैच स्टिक्स। यानी कि जो मैच स्टिक्स हैं इनको यूज करके हमने हेक्सागन बनाए, जिसकी आपको 3 स्टेज जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। क्वेश्चन में दिख रहा है डायग्राम, आपको ऐसे बना के दिखाए गए हैं। आपको इसमें पैटर्न समझना है कि क्या पैटर्न है। लिखा है, आ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एवरी स्टेज। कितनी आपको नेक्स्ट हेक्सागन ऐड करना है एट एवरी स्टेज विच शेयर्स आ साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। यानी कि कितनी हेक्सागन है जो प्रीवियस हेक्सागन के साथ कितनी साइड शेयर करते हैं, इसके बारे में बताइए। और नेक्स्ट पहला पार्ट जो है इसमें 5 पार्ट है, जिसमें हम पहला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले पार्ट में बताया गया है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। मतलब कि जो पैटर्न आप इसमें डायग्राम को देखकर समझ पा रहे हैं, उसके बेसिस से आप आगे की पैटर्न में आप 2 स्टेजेस बताइए। एंड हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड, और कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत होगी हर एक स्टेज पे, आपसे ये पूछा गया है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे करना है। बड़ा है तो क्वेश्चन बड़ा इजी, बट थोड़ा समझने वाला है, समझने लायक क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास यहाँ पे एक हेक्सागन बनता है, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक हेक्सागन बनाने में हमारे पास 6 साइड्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, आ सिंगल हेक्सागन a single hexagon made by कितनी 6 मैच स्टिक्स। 6 मैच स्टिक से क्या बन रहा है हमारा एक हेक्सागन बन रहा है। लेकिन हमने देखा कि जब दूसरा हेक्सागन बना तो क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब दूसरा हेक्सागन बना तो उसमें 11 साइड्स हमारी आई। यानी कि अगर हम बात करें कि जो पहला हमारा हेक्सागन था, उसने क्या किया, अपनी एक साइड दूसरे वाले हेक्सागन, नए हेक्सागन के साथ शेयर की। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम लिखेंगे सिंस, क्या कहा गया था, सिंस ईच न्यू हेक्सागन get added every stage which share one, जो क्या करता है, वन साइड शेयर कर रहा है कि नहीं, वन साइड with the previous hexagon। यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस हेक्सागन है उसके साथ वो कितनी साइड शेयर करेगा, एक साइड शेयर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो भाई, इसमें भी बनाया, इसमें ये साइड कॉमन है, इसमें साइड कॉमन है, शेयर की। तो हमने यही लिखा, सिंस ईच न्यू हेक्सागन गेट एडेड एवरी स्टेज विच शेयर वन साइड विद द प्रीवियस हेक्सागन। प्रीवियस हेक्सागन के साथ वो क्या करेगा, एक एक साइड्स को शेयर करेगा, शेयर कर रहा है एक एक साइड। सो पैटर्न इज, तो हमारे पास क्या पैटर्न बनेगा उसकी बात करते हैं। सो पैटर्न क्या बनेगा, स्टेज फर्स्ट में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ मैच स्टिक हैं, 6। जैसे ही आप स्टेज फर्स्ट में 6 हैं, जैसे ही आप स्टेज 2 में पहुंचे, स्टेज 2 में कितनी मैच स्टिक्स हो जाएंगी, तो आपने देखा 11 हो गई। और हर बार में कितनी मैच स्टिक्स बढ़ रही, देखो भाई यहाँ भी बढ़ाए हमने, तो देखो 6 तो ये थी, 1 2 3 4 5, इसमें भी देखो कितनी बनी, 1 2 3 4 5। यानी कि हम हर बार जब नया हेक्सागन ऐड कर रहे हैं तो हर बार 5 नंबर ऑफ साइड मैच स्टिक्स इंक्रीज हो रहे हैं, 5 नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हो रहे हैं। पहले में 16 तो दूसरे में 5 ऐड करके कितना हो जाएंगे, 11। स्टेज थर्ड में हमारे पास कितनी हो जाएंगी, स्टेज थर्ड में 11 में 5 ऐड करेंगे 16। स्टेज 4 में कितनी हो जाएंगी, स्टेज 4 में हो जाएंगी 21। कितनी हो जाएंगी, 21। स्टेज 5 में कितनी हो जाएंगी, स्टेज 5 में हमारे पास हो जाएंगी 26। तो इतनी सारी हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारा पैटर्न बन गया। अब हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है, आपको नेक्स्ट 2 स्टेज ड्रॉ करनी है।
तो नेक्स्ट 2 स्टेज ड्रॉ करने के लिए भाई माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप लोग बताइए कि नीचे दिख रहा है या नहीं। स्टेज ड्रॉ करने के लिए पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपको 2 डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि कैसे हमें नेक्स्ट स्टेज बनानी है, नेक्स्ट 2 स्टेज बनानी है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप लोग नोट कर लीजिए। स्टेज 1 2 3 बनी हुई है, स्टेज 4 की बात करते हैं। स्टेज 4 में क्या होगा, हमारा हेक्सागन बनाना है। अब आप लोग अपने हिसाब से बनाइएगा भाई, क्योंकि हमारी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इतना हंसीएगा मत कि सर ने देखो कैसे बना दिया। ये हमारा एक हेक्सागन बना। दूसरा हेक्सागन जो बनेगा वो यहाँ से क्या करेगा, साइड शेयर करेगा, ये दूसरा बन गया। तीसरा हेक्सागन बनेगा, इसी से बनेगा, ये तीसरा बन गया। इस तरीके से बनेगी। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारी स्टेज 4 हो गई। नेक्स्ट आता है स्टेज 5। स्टेज 5 में भी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अभी इसमें एक और नया बनेगा, इसमें एक और नया क्या बनेगा, एक हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये इससे तो बन चुका है। अब इसकी जो साइड दिख रही, इससे अब हम नया बनाएंगे स्ट्रक्चर। इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, स्ट्रक्चर बनता चला गया। आप यहाँ पर भी एक और बना सकते थे स्ट्रक्चर, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से नंबर ऑफ स्टेजेस बनेंगी। इसमें हमारी कितनी होंगी टोटल, इसमें 6 11 11 के बाद हमारा 16 16 के बाद 21 मैच स्टिक्स आई, और इसमें हमारी कितनी मैच स्टिक्स हो जाएंगी, 26 मैच स्टिक हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, पैटर्न बनने वाला है। चलिए भाई आप लोग इसे नोट करिए, फिर इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट ने लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको इस टेबल को कंप्लीट फिल करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। nth स्टेज के लिए हमारे लिए क्या रूल रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में आप बताइए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम पहले बात करते हैं, इस टेबल को फिल करना है। जैसे आपको बताया गया था कि पहली बार में हमारे पास कितने थे, जब आपने पहला हेक्सागन बनाया था तो उसमें 6 नंबर ऑफ मैच स्टिक्स थे। जैसे ही आपने जब दूसरा बनाया तो उसमें हमारे पास 11 थी। हर बार में क्या हो, जब हम नया हेक्सागन बना रहे थे उस नए हेक्सागन में हर बार 5 नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इंक्रीज हो रहे थे। कितनी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इंक्रीज हो रही थी, 5 हो रही थी। तो यहाँ हम जितने भी हमारे पास प्रीवियस जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है उनमें हम हर बार 5 नंबर ऑफ मैच स्टिक्स ऐड करते जाएंगे, तो हमें नेक्स्ट केस के लिए टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स मिल जाएंगे। चलो कैसे हो, देखो जैसे 6 था, 6 में हमने 5 ऐड किया, 11 11 में फिर से 5 ऐड करेंगे कितना होगा, 16 होगा। 16 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा, 21 होगा। 21 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा, 26 होगा। और यही सीक्वेंस हमारा धीरे धीरे चलता गया। जब बताइए n नंबर ऑफ स्टेज है तो हमारे पास भाई जितने नंबर ऑफ स्टेज है उसमें क्या कर रहे थे, 5 से मल्टीप्लाई कर रही थी, और प्लस क्या हो रहा था, n नंबर ऑफ स्टेज प्लस 1। ये हमारा क्या बनेगा, रूट बना। कैसे बना, देखो भाई नंबर ऑफ स्टिक्स यहाँ कितनी थी, 5 थी। 5 का 5 टाइम्स करोगे, 5 5 जा 25, 25 में बने 26 आ रहा है कि नहीं यार। यानी कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ में क्या था, नंबर ऑफ स्टेज थी, उतनी ही नंबर ऑफ स्टेज को अगर हम हर बार में 5 5 इंक्रीज करें तो n नंबर ऑफ स्टेज में कितनी इंक्रीज होगी। जब हर बार में हम 5 इंक्रीज करें तो n स्टेज में कितनी इंक्रीज होगी, 5n होगी। लेकिन उससे हर बार एक ज्यादा हो रही थी, जो ज्यादा हो रही थी तो हम एक प्रीवियस ईयर की
यानी कि जो एक नई साइड थी वो प्रीवियस वाले के साथ शेयर की जा रही थी, उसमें वो भी ऐड हो रही थी, वो भी ऐड हो रही थी, तो हमने क्या लिखा, प्लस का 1 लिखा, तो फॉर्मूला बना हमारा 5n प्लस 1 बन गया। चलो भाई, ये हमारी टेबल कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते, थर्ड पार्ट भी बहुत बेहतरीन सा है। तो थर्ड पार्ट में लिखा फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेज, नंबर ऑफ स्टेज, नंबर ऑफ स्टेज फॉलो द अर्थमेटिक arithmetic पैटर्न। नंबर ऑफ स्टेज की मैच स्टिक्स लिख लो, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, क्योंकि मैच स्टिक्स में पैटर्न बन रहे हैं। नंबर ऑफ पैटर्न जो हमारा बनेगा मैच स्टिक्स का, पहले 6, फिर 11, फिर 16, फिर हमारा 21, फिर 26, और इसी तरीके से चलता जा रहा है। अगर हम बात करें इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, तो आपने कहा सर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा क्या है, 6 है। अगर मैं बात करूं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, क्या है, मैंने कहा इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा है सर डिफरेंस निकालना है, तो दो नंबर्स का डिफरेंस ले लीजिए, 11 माइनस 6 करेंगे, कितना है डिफरेंस है 5 का, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, number of matchsticks are required for nth stage, भाई nth स्टेज के लिए अगर हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स जो हमें निकालनी है तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हमारे सामने फॉर्मूला बनेगा, तो फर्स्ट नंबर प्लस टोटल में से, यानी कि n स्टेज है तो उससे कम हर बार कितना हो रहा है, 5 इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 6 का 6 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5 है, माइनस का 5, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 1, तो कितना बचा, कितना 5n प्लस 1, और यही हमारा क्या बन के आ गया, रूल आ गया। तो फाइनली वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम, हैंस करके कह देंगे, क्या पूछा गया था आपसे, हैंस द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। तो हम क्या लिखेंगे, द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक required for nth stage is 5n प्लस 1, और ये हमारे पार्ट थर्ड का फुल एंड फाइनल आंसर है। तो समझ में आया भाई, बड़ा आसान था, कुछ नहीं, हमने बस ये किया कि फर्स्ट टर्म प्लस जितने भी टर्म होते उससे एक कम, यानी कि हम जितनी भी अगला नए जो हम बना रहे थे उसमें कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हो रही थी, 5 बढ़ रही थी, तो हमारे पास n स्टेज पे जा रहा है तो उससे एक कम हुआ, तभी तो हम अगले स्टेज का बता पाएंगे कितने नंबर ऑफ स्टेज हैं, तो n माइनस 1 लिखा हमने, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो रूल बन के आया वो निकल के आया 5n प्लस 1 आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट थर्ड का आंसर। अब हमारे 2 पार्ट्स और रह गए, उनको और करते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, हाउ मेनी मैचस्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न, यानी कि पैटर्न का जब 15th स्टेज होगी तो वहां पर आपके पास कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स होंगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर number of matchsticks required for 15th
15th स्टेज और 15th स्टेज क्या आ जाएगा 5, n की जगह क्या आ जाएगा नंबर ऑफ स्टेज का मतलब क्या था n की जगह 5 लिखेंगे प्लस 1 15 5 जा 75 प्लस 1 कितना आ गया 76। तो इतनी हमारी नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स रिक्वायर्ड होंगी। ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ पार्ट की, फिफ्थ पार्ट में कहा कैन 200 मैजिस्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास कितनी नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स हैं तो सॉल्यूशन में है गिवन। अगर आपके पास टोटल पैटर्न है 5n + 1 तो हमारे पास 2 नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स से हमें काउंट करना है। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 200 - 1 हो जाएगा। 5n = कितना हो गया 199 हो गया और n = कितना है 199/5। 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे और तो कितना आ जाएगा 5 3 = 15 और 5 9 = 45 एंड 5 8 = 40 तो 39। n की वैल्यू जो आई हमारे पास 39.8 डेसिमल में है यानी कि होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है तो यानी कि हमारे पास जो अगर 200 नंबर ऑफ मैजिस्टिक्स होंगी तो हम उसकी हेल्प से कोई भी स्टेज का क्या नहीं बना सकते हेक्सागन नहीं बना सकते। तो ये पॉसिबल नहीं है इतने से। तो हम क्या लिखेंगे वेयर n इज नॉट अ होल नंबर, वेयर n इज नॉट अ होल नंबर, वेयर n इज नॉट अ होल नंबर लिखेंगे 200 मैच स्टिक्स कैन नॉट फॉर्म एनी स्टेज ऑफ पैटर्न, कोई भी स्टेज पैटर्न की नहीं बना सकते। बस फाइनली कह देंगे हैंस करके, हैंस 200 मैच स्टिक्स कैन नॉट फॉर्म एनी स्टेज ऑफ पैटर्न। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आ गया तो कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिए कि सर एवरीथिंग इज क्लियर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में लेट px = ax + b एंड qx = cx + d बी टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट, दो पॉलिनोमियल है आपको बताना है क्या द ग्राफ ऑफ px पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड 6, 11 इन दो पॉइंट्स से पासिस होता है। नेक्स्ट आगे लिखा है द ग्राफ ऑफ qx पासिस थ्रू द पॉइंट्स 4, -1। ठीक है, द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ px। अच्छा जो qx वाला ग्राफ है वो पैरेलल है ग्राफ px के। और आपसे लिखा है फाइंड द पॉलिनोमियल्स p एंड qx, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। और लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस पे मिलती है उसके कोऑर्डिनेट्स भी आप निकालिए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है लेकिन कुछ नया भी है इसमें। नया क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन हमें क्या है गिवन क्या दिया गया है px = ax + b एंड qx = cx + d। ये तो हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा है px passes through the points कौन कौन सी पॉइंट्स हैं 2, 3 एंड 6, 11। सो इट्स स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप को हम ये कहते थे तो हमारा फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या हो जाएगा y2 कितना है 11 - 3 अपॉन x2 कितना है 6 - 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसे कितना आ गया 8/4।
4 टू ज़ा 8, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर ए की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 2 ए की जगह 2x प्लस बी। हो गया कि नहीं। चलो ये तो हमारा इतना आ गया, हमें पॉलिनोमियल का इतना सा पार्ट पता चला कि स्लोप पता चल गई, तो इतना पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब हमारे पास पॉइंट्स दिए गए थे, अगर मान लो ये पॉइंट्स इस पॉलिनोमियल से होके जा रहे हैं तो इस पॉइंट्स जो है जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे इस कोऑर्डिनेट्स को तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने लिखा पॉइंट्स पासेस थ्रू पॉइंट्स 2,3 passes through the polynomial through the polynomial। अगर ये पॉलिनोमियल से होकर पास हो रहे हैं पॉलिनोमियल तो x की जगह क्या लिखेंगे 2, y की जगह क्या लिखेंगे 3। तो इसमें रखो भाई ये px है, इसी को y कहते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 का 2, a की जगह कितना x की जगह कितना आ जाएगा 2 प्लस का b। सिंप्लीफाई करेंगे इसे 2 टू ज़ा 4 प्लस b की वैल्यू निकालनी कितना हो जाएगा 3 माइनस 4। दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई -1। b की वैल्यू -1 आ गई तो फाइनली हमारे पास पॉलिनोमियल px निकल गया। सो कितना हो जाएगा px इज इक्वल टू 2x का 2x, b की वैल्यू कितनी आ गई -1, b की जगह क्या लिखेंगे -1। तो एक हमारा पॉलिनोमियल px जो आपसे कहा गया था कि px निकालिए पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल हमने px निकाल लिया है। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया पॉलिनोमियल px निकल के आ गया। तो समझ में आया कि इससे पहले हमने स्लोप निकाली, स्लोप इसलिए निकाली क्योंकि हमें इसमें ए की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि आपको पॉलिनोमियल निकालना है। हमें पॉलिनोमियल में क्या दिया गया ax प्लस बी, ए कैसे निकलेगी बी कैसे निकलेगी, तो ए हमारी स्लोप होती है। तो हमें जब पॉइंट्स दिए जाएंगे तो स्लोप निकालेंगे कैसे, ए फॉर्मूला लगाया। स्लोप निकलने के बाद हमें पॉइंट्स इससे पास हो रहा है, पॉइंट्स पास हो रहा है तो किसी भी एक पॉइंट्स को इसमें सेटिस्फाई कराओ, पॉइंट्स को सब्सटीट्यूट करा, पॉइंट्स को सब्सटीट्यूट किया है तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू आ गई तो ए और बी की वैल्यू को हमने इसमें सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल px निकल के आ गया। तो ये था हमारा पहला पार्ट का। अब हमें निकालना है qx को, पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे की बात बताता हूँ। चलिए भाई नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम आगे बात करते हैं तो लिखेंगे यूजिंग कंडीशन नंबर 3, यूजिंग कंडीशन नंबर 3। ये जो कंडीशन नंबर 3 दी गई हमें, इसे हम यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले ए की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्यू में भी हमारा क्या सी और डी है, यानी कि ये सी क्या है स्लोप है, स्लोप है तो हमें इस दूसरे पॉलिनोमियल की भी क्या निकालनी है स्लोप निकालनी है। तो दूसरी पॉलिनोमियल की स्लोप हम कैसे निकालेंगे, जब अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि उन दो लाइनें पैरेलल हैं। जब भी हमने एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन किए थे, कहा था कि जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप भी क्या होती है इक्वल होती है, सेम होती है। तो वही कंडीशन हम यूज करेंगे। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है, qx is parallel to the graph px, so it has सेम स्लोप, तो इसकी भी सेम स्लोप होगी कि नहीं, तो स्लोप कितनी हो गई इसकी 2 हो गई, यानी कि आप कह सकते हैं c इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा qx इज इक्वल टू c की जगह लिखेंगे 2 प्लस d, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब हम कंडीशन सेकंड को यूज कर रहे हैं। क्या कहा गया है, द ग्राफ ऑफ qx पासिस थ्रू द पॉइंट्स 4-1। अगर ये पॉइंट्स इससे होकर गुजर रहे हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे पॉइंट्स नहीं qx लिखा है, qx passes through the points 4-1। 4-1 x की जगह 4 रखेंगे, y की जगह -1, तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 4 प्लस डी। सिंप्लीफाई करेंगे -1 4 टू ज़ा 8 प्लस डी। एंड नेक्स्ट आगे देखेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 8 का ट्रांसपोजिशन कराएंगे -1 -8 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -9। अगर डी की वैल्यू -9 आ गई तो हमारे पास qx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो qx इज इक्वल टू हो गया 2x -9।
ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल निकल के आ गया पी ए क्यू एक्स। अब हमसे क्या कहा गया, तो हमारे पास पी एक्स और क्यू एक्स निकालना है। अब आपको फाइंड करने, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। देखो भाई, अब हम यहां निकाल लें, देखो फॉर पॉलिनोमियल पी एक्स, क्या लिखा, पी एक्स मीट्स द एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस पे मीट करता है तो बताओ भाई यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्यू एक्स कितना निकल के आया था, तो क्यू एक्स की 0 2x और b की वैल्यू थी -1। -1 का ट्रांसपोजिशन होगा 1 हो गया, यहाँ से 2x हो गया। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। भाई ये 1/2 आ गई। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर lines meet the x axis is क्या हो जाएंगे, x का कोऑर्डिनेट 1/2, 0। यानी पी एक्स जो पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस पे इस पॉइंट पे कट करेगी। अब ठीक इसी तरीके से हमें क्या निकालने हैं, क्यू एक्स की निकालनी है। तो क्यू एक्स की कैसे निकालेंगे भाई, देखो क्या लिखेंगे, फॉर क्यू एक्स लाइन मीट्स द लाइन्स मीट द एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस पे मिल रही है तो यहाँ पे भी y का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 होगा। तो 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9, यहाँ से 9 का ट्रांसपोजिशन इज इक्वल्स टू क्या है 2x। दिस इम्प्लाइज अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की कोऑर्डिनेट निकला है, यानी कि क्यू एक्स कहाँ इंटरसेक्ट करेगा 9,2। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, hence the coordinates of the point, hence the coordinates of the points where the lines meet the x-axis are 1/2, 0 and 9/2, 0। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं। हमने प्रूफ कर दिया, हमारे पास पी एक्स क्यू एक्स भी निकाल लिए हमने, और जहाँ वो एक्स एक्सिस पे दोनों पॉलिनोमियल एक दूसरे को कट करेंगे एक्स एक्सिस पे, उस पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि आपको दिख रहा है क्वेश्चन बड़ा छोटा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करना है। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है और हमारी बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करता है। चलिए तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस, जितने भी लीनियर फंक्शंस हैं वो क्या करते हैं, ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए के लिए, जहां ए ग्रेटर देन है 0 से, हैव इन कॉमन, ए इसमें कॉमन प्रॉपर्टी। बाकी इनमें ऐसी क्या कॉमन लीनियर फंक्शंस हैं जो इन सभी में हमें देखने को मिलेंगे। इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशंस होती है तो बताइए कि क्या क्या इनमें कॉमन होगा, उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपको जो दिया गया है हम उसे लिखेंगे। हमें क्या दिया गया है, आपको एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन, लीनियर फंक्शन दिया गया है। तो आप अच्छे से लिखिएगा बढ़िया बेहतरीन तरीके से, लीनियर फंक्शन। आखिर लीनियर फंक्शन क्या है,
तो जो हमें लीनियर फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए, जहां पर क्या है हमारा वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी है। क्या हम इसे कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स प्लस वन बचेगा, बचेगा कि नहीं। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होता है, आपने कहा सर स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप होता है। तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ अ फंक्शन इज, स्लोप ऑफ अ फंक्शन इज ए। स्लोप क्या है हमारी फंक्शन की, ए है। अब ए है लेकिन इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा, जितने भी हमारे स्लोप होंगे तो वो सभी की सभी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। जीरो से बड़ा जो होता है वो नंबर पॉजिटिव होते, तो हम लिखेंगे ऑल द स्लोप्स, ऑल द स्लोप्स ऑफ functions, all the slopes of functions are positives, are positive। सारी की सारी कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। चलो ये तो समझ में आ गया कि सर हमारी सारी की सारी स्लोप्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो इसमें है एक्स इंटरसेप्ट्स, पहले बाई इंटरसेप्ट्स की बात कर लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट्स, वाई इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या हो, यानी कि बाई एक्सिस पे कहाँ कट करेंगे। जब वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स होगा तो वहाँ एक्स की वैल्यू, ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स की वैल्यू को जीरो रखेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स की जगह जीरो प्लस ए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आया, ए आया। यानी कि हमारे पास जो ए आया है इसका मतलब क्या हुआ है कि जितने भी बाई इंटरसेप्ट्स होंगी, यानी कि लाइंस जो होंगी हमारी, वो कहाँ से जाएंगी, हमारा लेफ्ट साइड की ओर। पॉजिटिव है ना ये पॉजिटिव है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी हमारे बाई इंटरसेप्ट्स हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओरिजिन से ऊपर होगी। यानी कि देखो भाई हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो वाई इंटरसेप्ट्स, वाई इंटरसेप्ट्स, वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ जहाँ ये कट करेंगे वो पॉइंट्स हमारा ये बनेगा जीरो कॉमा ए, जीरो कॉमा ए। ए का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो, जीरो की ए की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी होती तो पॉजिटिव होती। तो पॉजिटिव होगी तो हमारी जितनी भी पॉइंट्स लाइज करेंगे वो सभी का सभी क्या होंगे, ओरिजिन से ऊपर होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं ओरिजिन से ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे, सो हम क्या लिखेंगे, सो ऑल द लाइन्स, सो ऑल द लाइन्स, सो ऑल द लाइन्स कट द वाई इंटरसेप्ट्स, वाई कट द वाई इंटरसेप्ट्स, वाई इंटरसेप्ट्स एबव द ओरिजिन, एबव द, यानी कि ओरिजिन के ऊपर ही कट करेगी। अब ओरिजिन के ऊपर कहाँ कट करेगी, इस वन पे भी कर सकती है, टू पे भी कर सकती है, थ्री पे भी कर सकती है, जैसी स्लोप होगी, लेकिन ओरिजिन से ऊपर ही होगी, नीचे नहीं आएगी, नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो ये हमारा वाई इंटरसेप्ट निकल गया है। वाई इंटरसेप्ट के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्स इंटरसेप्ट, किसकी बात करें, अगर हम बात करें इसी में एक्स इंटरसेप्ट की, एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट, तो आप एक्स इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पुट करेंगे हम क्या, y इज इक्वल टू जीरो। अब इस फंक्शन में आपने y इज इक्वल टू जीरो रखा, सो क्या हो जाएगा हमारा, सो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एफ एक्स की जगह क्या लिखाएंगे, ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए का ट्रांसपोजिशन किया तो माइनस की ए हो गई। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का ए अपॉन ए से ए को कैंसिल करेंगे वन, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का वन निकल के आ गई। सो हमारा बाई एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, हमारा जो पॉइंट बनेगा वो माइनस वन कॉमा जीरो बनेगा। अब जितने भी पॉइंट्स होंगे इस फंक्शन में वो सभी के सभी एक्स इंटरसेप्ट पर इसी पॉइंट्स पर क्या करेंगे, कट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सो all the points, all the lines
all the lines cut the x intercepts cut the x intercepts at -1, 0। जितने भी होंगे वो सभी क्या करेंगे -1, 0 पे। तो हमारे पास इन तीन में यानी कि हमने ये हम एक्स इंटरसेप्ट निकाला, बाय इंटरसेप्ट उससे लूप निकाला। तो इस फंक्शन को अगर हम इस तरीके की लीनियर इक्वेशन लेंगे, पॉलिनोमियल लेंगे और हमारे पास ये कंडीशन रहेगी, तो इस कंडीशन में तीन चीज़ें कॉमन नहीं रहेंगी, किसी भी कोई भी फॉर्मेट लो उसमें जो स्लोप होगी वो ए होगी, यानी कि जो वैल्यू दी जाएगी, इसका जो बाय इंटरसेप्ट होगा वो ओरिजिन से ऊपर ही आएगा, और इसका जो एक्स इंटरसेप्ट होगा जो कट करेगी लाइन वो इसी पॉइंट्स पे हर बार कट करेगी, चाहे आप कोई सी भी स्लोप ले लो, कोई सा भी कुछ ले लो, लेकिन इंटरसेप्ट जो करेगी वो -1 पर ही करेगी। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे पूछे जाते हैं, बन सकते हैं, और इनसे भी कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन 2 जो है ओरिएंटेशन, या हम कह सकते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, लेसन 3 हम स्टार्ट करेंगे, जिसे हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, लेसन 2 तक का बढ़िया आप रिवीजन करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और लेसन 3 को पढ़ने के लिए कल एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम उत्साह के साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जुड़कर अपने न्यू एनसीईआरटी मैथ्स के सिलेबस को हमारे साथ कंप्लीट कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही।